हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, कल हम जो बात किए थे वो बात किए थे चैप्टर 4 क्लास 10th में कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में। कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक में हम लोगों ने पढ़ा था पहला बात कि कार्बन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देता है। दूसरा, कार्बन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेता है। ठीक। तीसरा, अगर ना इलेक्ट्रॉन देता है ना देता है तो कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है। ठीक। कल के लेक्चर में इन्हीं बातों पर हमने चर्चा किया था। आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है वो है कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति या कार्बन का गुण कह लीजिए। ठीक है, कार्बन की जो प्रकृति क्या क्या है। जैसे पहला है श्रृंखलन, ठीक, जिसको कैटेनेशन कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है बहुलीकरण, जिसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तीसरा है समावयवता। ठीक। इन तीनों को देखने के बाद हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक, हाइड्रोकार्बन के बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक पर। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक पर। लेकिन जब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन का तो हाइड्रोकार्बन भी पढ़ेंगे एवं उसके प्रकार भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोग के लिए, क्योंकि इसमें से पूछ लेता है ना, नोट्स लिखने के लिए एग्जाम में दे देता है कि निम्न पर क्या करिए, मतलब से श्रृंखलन दे देगा कि निम्न पर टिप्पणी करें। अब दे दिया ऐसे श्रृंखलन, बहुलीकरण या समावयवता। ठीक है, इसमें से कुछ न कुछ आपका आएगा। ठीक है बात। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है किसके लिए, क्लास 10th के लिए। ठीक, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछता है। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति में सबसे पहली प्रकृति श्रृंखलन को समझना। अभी हम सब चीजों को समझेंगे। जब सारी चीजों को समझ लेंगे तो हम आपको लिखवा देंगे, उसको आप लोग एज इट इज नोट कर लीजिएगा। पहले ध्यान दीजिए समझने पर। ठीक, देखिए, क्योंकि एक बार समझ में आ जाएगा तो लिख तो अपने से ही लेंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन आप लोग को लिखवाया जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने YouTube चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। ये समझना कि कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति क्या है। हेडिंग डाल देते हैं, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। ठीक, पहला हम बात करेंगे किस पे, श्रृंखलन पर। श्रृंखलन, CATENATION, कैटेनेशन। ठीक, श्रृंखलन क्या होता है, देखिए कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन अपने ही जैसे कई सारे कार्बन को जोड़ सकता है। ठीक, कार्बन अपने ही जैसे कई सारे कार्बन क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। ठीक, जैसे कार्बन है तो एक कार्बन है, दूसरे कार्बन को लेके आया, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा, छठवां, सातवां, तो ऐसे कार्बन करते करते बहुत लंबी श्रृंखला बना सकता है। ठीक, तो कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन अपने ही जैसे कार्बन परमाणु को जोड़ जोड़ करके एक लंबी श्रृंखला बना सकता है। इसी गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ठीक, जैसा कार्बन है वैसा कार्बन आएगा और वो जोड़ लेगा, फिर जोड़ेगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे जोड़ते जोड़ते एक लॉन्ग चेन बना लेगा। तो कार्बन क्या कर रहा है, अपने ही जैसे परमाणु को जोड़ जोड़ करके एक लंबी श्रृंखला बना ले रहा है। कार्बन अपने ही जैसे परमाणु को जोड़ जोड़ करके एक लंबी श्रृंखला बना ले रहा है। ठीक, तो कार्बन के इसी गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन। ठीक है, बात समझ आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है बहुलीकरण। बहुलीकरण, अब देखिए इसमें जो कम अणुभार के यौगिक होते हैं, मान लीजिए छोटे छोटे हैं, इनका अणुभार कम है तो हम लिख दे रहे हैं निम्न अणुभार। ठीक, निम्न अणुभार के यौगिक। जब कई सारे निम्न अणुभार के यौगिक जुड़ेंगे, ठीक है, एक मिनट चेंज कर दे रहे हैं। जब कई सारे निम्न अणुभार के यौगिक क्या होंगे,
जुड़ेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, जब कई सारे निम्न अणुभार के यौगिक जुड़ेंगे तो क्या होगा, तो एक उच्च अणुभार का यौगिक बनेगा, ठीक, तो एक उच्च अणुभार का यौगिक बनेगा। तो जब छोटे कम अणुभार के अणु मिल करके एक उच्च अणुभार के अणु को या यौगिक को बना देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बहुलीकरण। अब देखिए यहाँ पर ये जो है सिंगल सिंगल, ये जो कम अणुभार वाला है इसको एकलक कहते हैं, ये जो है ना एक ठो, इसको क्या कहेंगे, एकलक, ठीक। और ये जो बड़ा सा बन गया है इसको हम कहेंगे बहुलक, इसको एकलक नाम दे दिए, इसको बहुलक, ये एकलक हो गया, एकक ठो, और ये हो गया बहुलक, ठीक। जैसे आपका मकान, जैसे जो छोटी छोटी ईंटों से मिल करके एक घर बनता है, ठीक, एक एग्जांपल है, सॉरी, जो मकान बनता है वो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनता है। तो जो ईंट है, ठीक है, वो कई सारे मिलते हैं तो एक मकान बन जाता है। तो कम अणुभार के अणु मिल करके, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक उच्च अणुभार के यौगिक को बना रहे हैं। तो वैसे यहाँ भी है, मैं छोटा छोटा ईंट मिल करके एक बड़ा सा घर बना रहा है। तो जो छोटा छोटा ईंट है जब सिंगल सिंगल है तो उसको एकलक कर रहे हैं, और जो बड़ा सा घर है उसको बहुलक कर रहे हैं, ठीक, बात समझ में क्या। कम अणुभार के यौगिक मिल करके एक उच्च अणुभार के यौगिक को बनाएंगे, उसी प्रक्रिया को हम बहुलीकरण कहते हैं, ठीक है बात। जैसे आपके घर में जो ईंट है, एक एक ईंट से पूरा मकान बनता है, ठीक, तो जो एक एक सिंगल सिंगल ईंट है उसको एकलक बोलेंगे, और जो पूरा मकान है उसको बहुलक बोलेंगे। जो ईंट होगा उसका अणुभार कम होगा, और जो मकान होगा उसका अणुभार ज्यादा होगा। बात समझ में आ गया। तो ये प्रक्रिया क्या है, बहुलीकरण है। कोई दिक्कत, कि कम अणुभार के अणु मिल करके एक उच्च अणुभार के अणु को बनाएंगे, उसको क्या कहेंगे, बहुलीकरण। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा, समावयवता। समावयवता क्या होता है, ये दो टॉपिक हो गया, ठीक। एक में हम देखें कि भाई कार्बन क्या कर सकता है, लंबी श्रृंखला बना लेगा तो श्रृंखलन, और कम अणुभार से उच्च अणुभार बना लिया तो बहुलीकरण। ये सब अभी लिखवाएंगे, इसके लिए चिंता नहीं करना है, अभी समझने पे ध्यान दीजिए। तीसरा है हमारा समावयवता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ठीक। एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लीजिए 3 कार्बन है, ठीक है, 1 2 3। एग्जाम्पल लिखते हैं पहले, C3H7OH बनाते हैं। 3 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और एक OH, ठीक, लगा देते हैं, H H H H 7H, और एक हो गया OH। जब हम गिनती करेंगे ना तो जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है गिनती उधर से करते हैं। ये चीज IUPAC में है, ठीक है। अगर आप लोग IUPAC नहीं पढ़े हैं तो IUPAC के लिए एक अलग लेक्चर है, वहां पर जाके आप पढ़ सकते हैं। तो 1 नंबर पे आ गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ध्यान सुनिएगा, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक है, OH एक क्रियात्मक समूह है, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड एक क्रियात्मक समूह है, ठीक। ये एल्कोहल को दर्शाता है, OH किसको दर्शाता है, एल्कोहल को। अच्छा, अब दूसरा ऐसे ही बना सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। H कट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, और एक है हमारा OH, तो एक OH लगा देते हैं। अब देखिए, ये भी C3H7OH है, सॉरी, ये भी C3H7OH है, और ये भी C3H7OH है, लेकिन एक में OH, इसमें OH पहले स्थान पे है और इसमें OH दूसरे स्थान पे है, तो अणुभार समान है, ठीक। अणुभार क्या है, अणुभार में दिक्कत नहीं है, अणुभार समान है, अणुभार समान है, सॉरी, अणुसूत्र समान है, ठीक है। लेकिन संरचना सूत्र में क्या है, संरचना सूत्र में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है कि भाई एक में OH 1 पे है, दूसरे में OH 2 पे है, तो इससे क्या हो रहा है, भौतिक और रासायनिक गुण में भी अंतर आ जाता है। तो देखिए
ऐसे यौगिक जिनका संरचना सूत्र, ठीक है, सॉरी, जिनके अणु सूत्र समान किंतु भौतिक और रासायनिक गुण अलग हो। अणु सूत्र समान लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग हो। देखिए अणु सूत्र समान है, इसका भी C3H7OH है, इसका भी C3H7OH है, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग हो, उसको क्या कहते हैं? एक दूसरे का समावयवी कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समावयवी। और ये जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये समावयवी है, ये जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये एक दूसरे के समावयवी हैं, उसको समावयवता कहते हैं। एक दूसरे के क्या है? समावयवी। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा ये एक दूसरे के समावयवी है, उसको कहते हैं समावयवता। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? समावयवता। ठीक, सुनिए, ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग है, ठीक, समझ में आ गया, वे एक दूसरे के समावयवी होंगे और इस प्रक्रिया को क्या कर देंगे? समावयवता कर देंगे। समझ में आ गया? चलिए, ये हो गया। अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन। देखिए हम अभी 3 चीज देखे। पहला हम देखे थे श्रृंखलन, या इसको कैटनेशन कहते हैं, इसमें क्या था? दूसरा हम देखे थे बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन, इसमें क्या था? तीसरा समावयवता। ठीक, साइड में लिख देते हैं। श्रृंखलन में था कि कार्बन क्या कर सकता है? अपने ही जैसे अणु को जोड़ करके एक लंबी चेन बना सकता है। बहुलीकरण में कम अणुभार के अणु मिल मिल करके क्या कर रहे थे? एक उच्च अणुभार के अणु को बना रहे थे। कम अणुभार के अणु मिल करके एक उच्च अणुभार के अणु को बना रहे थे। समावयवता क्या है? समावयवता ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान है। अणु सूत्र क्या है? समान है, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग है। ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुण क्या है? अलग है। उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? समावयवता। ठीक, ये दोनों संरचनाएं एक दूसरे के समावयवी हैं, आइसोमर हैं ये दोनों एक दूसरे के, लेकिन ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कर देते हैं? समावयवता। ठीक, एक नाम है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बनिक यौगिक क्या है, अकार्बनिक क्या है, इसको देख करके हटा देते हैं, फिर हाइड्रोकार्बन अच्छे से समझते हैं। देखिए कार्बनिक यौगिक क्या होता है? कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, इसके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब भी लगा रहता है। ठीक है, जिसमें कार्बन आ गया वो कार्बनिक यौगिक है, उसके साथ कुछ और है। हाइड्रोकार्बन, सॉरी, अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन होगा, अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं होगा। अकार्बनिक यौगिक मतलब जैसे H2O, इसमें कार्बन नहीं है। तो कार्बनिक यौगिक उसको कहते हैं जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन ये सब भी होता है। अकार्बनिक उसको कहेंगे जिसमें कार्बन होता ही नहीं है। दूसरा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आपको नाम से क्लियर होना चाहिए, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, जिसमें केवल कार्बन व हाइड्रोजन हो। जिसमें केवल और केवल आपको क्या दिखे? जिसमें केवल और केवल आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिखे, उसको क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब इसका वर्गीकरण है हाइड्रोकार्बन का, ठीक है भाई। कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन हो, इसके अलावा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब भी हो सकता है। अकार्बनिक जिसमें कार्बन न हो, और हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ हुआ तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ हुआ तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन है इसको हम 2 प्रकार से बांटते हैं। एक होता है एलिफैटिक, और एक होता है चक्रीय या साइक्लिक।
साइक्लिक मतलब जैसे कहीं से स्टार्ट कर रहा है ना तो घूम करके वहीं पे आएंगे, जब एक बंद स्ट्रक्चर हो जाता है तो वो चक्री हो जाता है, एलिफेटिक। ठीक, एलिफेटिक में दो आता है, कौन कौन आएगा? एलिफेटिक में आपका एक आता है, एक मिनट, एलिफेटिक में आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, ये सब पूछता है एग्जाम में, सुनिएगा। चक्री में दो आता है, हालांकि 10 के लेवल का मतलब 10 में यहीं से पूछेगा, और या तो पूछेगा एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, ये बीच वाला, ये वाला नहीं पूछेगा जो ये अभी बताने जा रहे हैं। यहाँ पर होता है, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक 3 टाइप के, कौन कौन? पहला साइक्लो अल्केन, फिर है साइक्लो अल्कीन, एक है साइक्लो अल्काइन। ठीक, एरोमेटिक में तो एक एग्जांपल है जिसको हम पढ़ते हैं बेंजीन के नाम से। ठीक, बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन। चलिए अब देखते हैं क्या होता है सब। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखिए, हाइड्रोकार्बन में होते हैं जिसमें केवल कार्बन व हाइड्रोजन हो, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक, दूसरा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें ओपन चेन होता है। ठीक है, ओपन चेन मतलब जिसमें कार्बन और कार्बन से कार्बन श्रृंखला ना खुली प्रकार की हो। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जिसमें कार्बन श्रृंखला खुली प्रकार की हो। ठीक, जिसमें कार्बन श्रृंखला खुली प्रकार की होगी उसको क्या कहेंगे? एलिफेटिक। और जिसमें कार्बन श्रृंखला बंद प्रकार की होगी उसको चक्रीय। कार्बन श्रृंखला बंद प्रकार की हो उसको क्या कहेंगे? चक्रीय। तो खुली कार्बन श्रृंखला जैसे देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ऐसे एग्जांपल, भाई कार्बन 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 ऐसा रहेगा। जैसे देखिए ये जो है ना ये बंद हो गया, देखिए तो ऐसा नहीं। ठीक, एलिफेटिक में इस तरीके का कार्बन चेन खुले प्रकार का, H H H H H H H H, सब तरफ H लगा दीजिए। अब बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको कहेंगे जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको कहेंगे जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध होगा। ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको कहेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। संतृप्त होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड। साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन क्या है? मान लीजिए कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है। कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, एरोमेटिक में बेंजीन पढ़ना है। तो चलिए अब हम इन सबको लिख देते हैं। अभी हम लास्ट में इस पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और इस बेंजीन पर बातें करेंगे। ठीक है, अभी हम इन तीनों पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किए। अभी वो कल बताएं कि एलिफेटिक क्या होता है, जिसमें कार्बन श्रृंखला खुली प्रकार की होगी तो एलिफेटिक, बंद प्रकार की होगी तो चक्रीय। खुली प्रकार में 2 एग्जांपल, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त। कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध दिखा तो असंतृप्त। फिर चक्री में 2 टाइप, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में एक हो गया साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्काइन। ठीक, एल्केन, साइक्लोएल्केन मतलब कोई भी बंद स्ट्रक्चर होगा लेकिन उसमें सिंगल बॉन्ड हो, कोई भी बंद स्ट्रक्चर होगा उसमें डबल बॉन्ड हो, कोई भी बंद स्ट्रक्चर उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक, एरोमेटिक में बेंजीन पढ़ते हैं। एरोमेटिक होने का एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन आपको कक्षा 10 के स्तर पर जाने की आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, अभी आप लोग का चूंकि एग्जाम है तो आप लोग अभी अपने एग्जाम को और फोकस करिए। ठीक है, ज्यादातर अभी जब आप लोग आगे क्लास में बढ़ेंगे तो आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक ये सब बताया जाएगा। ठीक, चलिए तो इतना देख लीजिए। अब हम इन सब चीजों को लिख देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कार्बन की जो सर्वतोमुखी प्रकृति है
वो क्या है, मतलब कार्बन के जो गुण है वो क्या, मतलब कार्बन कौन कौन से गुण दिखाता है। तो सबसे पहला दिखाता है श्रृंखलन। अभी हम आपको बताए थे कार्बन अपने ही जैसे अणु के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेता है जिसे श्रृंखलन कहते हैं, ठीक। और कार्बन अपने ही जैसे अनंत कार्बन जोड़ सकता है, मतलब ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये फिर जोड़ लिया, फिर जोड़ लिया, ऐसे ये चलता रहेगा, इधर जोड़ लिया, इधर जोड़ लिया, ऐसे, ठीक है। तो कार्बन अपने ही जैसे अणु को जोड़ जोड़ करके क्या कर सकता है, एक लंबी श्रृंखला बना सकता है जिसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन या कैटेनेशन कहते हैं। दूसरा है बहुलीकरण। देखिए निम्न अणुभार के यौगिक जुड़कर एक उच्च अणुभार के यौगिक बनाते हैं जिसे बहुलक कहते हैं। अब सुनिए, जैसे हम आपको इसका एक नॉर्मल एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये छोटे छोटे अणुभार, इसके ठीक है, एक ये है, ये कम अणुभार के अणु है, ये जब जुड़ेंगे तो एक उच्च अणुभार के यौगिक बना लेंगे, ठीक। तो ये जो उच्च अणुभार का यौगिक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बहुलक। और ये जो कम अणुभार वाला यौगिक है एक ठो, इसको कहेंगे एकलक। और ये जो प्रक्रिया है एकलक से बहुलक बन रहा है, ये जो प्रक्रिया है इसको कहेंगे बहुलीकरण, ठीक। अब एग्जाम में तो ये वाला एग्जाम्पल लिखेंगे नहीं, आ गया तो एग्जाम में अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, एथेन, एथीन से पॉलीथीन जो बनता है। देखिए एथीन का फॉर्मूला, एथ मतलब 2 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक, और 2 ठो हाइड्रोजन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन। अगर हम कई सारे एथीन, N मतलब हो गया कई सारे, N मतलब नंबर, ठीक, तो N नंबर ऑफ एथीन को जोड़ेंगे तो बनेगा पॉलीथीन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे फिर जुड़ता चला जाएगा, ठीक। अगर आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए C 2 ठो H हो गया और इधर भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड, फिर इधर ऐसे, तो ये चलता जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो कई सारा जब एथीन जुड़ेगा, कई सारा क्या जुड़ेगा, ये एथीन है, तो कई सारे एथीन को जब आप जोड़िएगा तो एथीन के पहले लग जाएगा पॉली, जिसको कहते हैं POLY, पॉली, देन एथीन, ETHEN, पॉलीथीन, तो मिला के बन जाता है पॉलीथीन, ठीक है, मिला के बन जाएगा पॉलीथीन। समझ में आ गया। चलिए तो आप ये वाला एग्जांपल लिखिएगा कि एथीन से क्या बन रहा है, पॉलीथीन। एथीन मतलब C डबल बॉन्ड C, ठीक है, H2H2, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करके यहाँ पे N लगा दीजिएगा। अब आते हैं समावयवता, जिनके अणु सूत्र समान लेकिन संरचना चेंज होने के कारण उसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक। जिनके अणु सूत्र समान किंतु भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं वे संरचनाएं एक दूसरे की समावयवी संरचनाएं कहलाते हैं। देखिए C3H7OH ये भी है और C3H7OH ये भी है, दोनों का अणु सूत्र सेम है, ठीक। लेकिन संरचना लेकिन इसका क्या है, भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग है। इसका नाम होगा प्रोपेनॉल 1, प्रोपेनॉल 1, इसका नाम है प्रोपेनॉल 2, ठीक है। इसका 1 नाम है, इसका 2 नाम है, तो उसका भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये जो दोनों संरचनाएं हैं, ये दोनों संरचनाएं एक दूसरे के समावयवी हैं, ये दोनों संरचनाएं एक दूसरे के समावयवी हैं, ठीक। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समावयवता, ठीक। इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, समावयवता। तो ये तीनों डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे बोर्ड कॉपी में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं हाइड्रोकार्बन और उसके प्रकार पर, ठीक। 2 है, एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें लिख लीजिएगा कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, बस एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। जैसे कार्बनिक यौगिक में क्या लिख सकते हैं, जिसमें कार्बन हो, ठीक है, उसके अलावा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो आ जाए, कार्बन के अलावा कार्बन होना चाहिए कार्बनिक यौगिक में, ठीक। दूसरा अकार्बनिक, जिसमें कार्बन ना हो, जैसे H2O कार्बन नहीं है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन में केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो हमको उसी पर बात करना है, इतना लिख लीजिए। अब हम लिखते हैं हाइड्रोकार्बन के विषय में और उसको फिर हम समझते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या है पहले लिखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा हाइड्रोकार्बन, अगर डिटेल में पूछेगा तो सबसे पहले आप लिखेंगे हाइड्रोकार्बन, हेडिंग डालेंगे तो लिखेगा जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक, जिसमें
केवल कार्बन व हाइड्रोजन हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक एग्जांपल दे दीजिएगा, जैसे C2H6, CH4 etc इत्यादि। ठीक, फिर नेक्स्ट एरो से लिखेंगे आप, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, पहला एलिफेटिक, दूसरा चक्रीय। आप लोग 1 2 ऐसे लिखिएगा, पहला एलिफेटिक के नीचे दूसरा चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ठीक, फिर पहला हेडिंग डाल दीजिएगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, तो कॉपी पर बढ़िया भी लगेगा। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या लिखना है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन श्रृंखला खुली प्रकार की होती है। देखिए जैसे यहाँ पर कार्बन चेन क्या है, बंद, ऐसे क्लोज नहीं ना है, क्लोज तो नहीं है, ये एलिफेटिक नहीं है। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन चेन क्या होगा, खुले प्रकार का। ठीक, और ये भी दो प्रकार का होता है, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखते हैं संतृप्त क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध या सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। ठीक है, क्या होता है, एकल बंध, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब बात करते हैं एकल बंध पर। क्या देखिए यहाँ पर कई लोग समझ रहे होंगे कि CH3 उल्टा लिखा गया है, CH2 है, CH3 है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, ऐसा क्यों? सुनिए, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, CH जोड़ दें। ठीक, एक कार्बन 4 बंध बना सकता है। ठीक है बात, समझ में गया? अब देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन रख लिया, और जो चौथा है ये कार्बन से जुड़ गया। अब ये कार्बन अगले कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन के पास एक ये जगह खाली है, एक ये जगह, इसलिए CH3, फिर ये CH2, फिर ये 3 हाइड्रोजन रखा है, तो 1 2 3। ठीक है, अब इसी पे हम बात करते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या है। कोई भी सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बंध होता है। ठीक है, एकल बंध, एकल बंध क्या होता है, एकल बंध को कहते हैं सिग्मा बंध, और सिग्मा बंध थोड़ा मजबूत होता है। ठीक, इतना पता रखिए आप लोग कि सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और सिग्मा बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये एग्जांपल, बात खत्म। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड, या त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसको संतृप्त क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें हम ना एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते, ये संतृप्त है। ठीक है, और हाइड्रोजन ले जाएंगे नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका 4 बॉन्ड तक कंप्लीट है, क्या करने के लिए, जुड़ने जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसको। लेकिन ये जो असंतृप्त वाला है, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और 2 ठो हाइड्रोजन, थोड़ा डिजाइन में लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको अगर हाइड्रोजन देंगे ना, तो ये क्या कर सकता है, इसके पास एक मौका है, इसके पास देखिए 2 बंध है, एक है सिग्मा एक है पाई। सिग्मा बंध मजबूत होता है और पाई बंध कमजोर होता है। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बंध होता है, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और ट्रिपल में 1 सिग्मा और नीचे ट्रिपल में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। ठीक, सिंगल में सिग्मा, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल में 1 सिग्मा और 2 पाई। नहीं, होता क्या है, होता यह है कि पाई बंध कमजोर पड़ता है, तो हम पाई बंध को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, और जब ये टूटेगा मतलब हटेगा, तो ये क्या होगा, ये टूटेगा, तो एक H यहाँ आ सकता है, H देंगे तो एक H यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ई थोड़ा आराम से टूट गया, और यहाँ पर जो H हम भेजे वो जुड़ गया। तो ये पहले कंप्लीट नहीं था, पहले इसका पेट खाली था, अब इसका पेट भर गया, लेकिन इसका पेट पहले से भरा था। तो जिसका पेट पहले से भरा रहे वो संतृप्त, और जिसका पेट पहले से ना भरा रहे मतलब और देने पे वो खा सके, उसको असंतृप्त। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, लिख मत दीजिएगा खा पी सके। ठीक है, लिखना आपको क्या है, जिसमें द्विबंध या त्रिबंध होता है वो असंतृप्त, और जिसमें एकल बंध होता है वो संतृप्त। हम खाने वाला बात एग्जाम्पल के लिए बताएं कि देंगे तो ये नहीं ले पाएगा, नहीं खा पाएगा, तो संतृप्त है। इसको देंगे तो ये अपना पाई वाला बंध हटाएगा और खा लेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट वाला है चक्रीय। ठीक है, इसमें भी एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, ठीक, फिर CH3 CH CH2 है, और फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए यहाँ पर 3 बॉन्ड है और एक कार्बन 3 बॉन्ड ऐसे है। देखिए यहाँ वाला कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध है, एक जगह ये खाली एक जगह ये खाली है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर यहाँ पर भी वैसे ही है,
आपको बस ध्यान ये देना है कि एक कार्बन के पास 4 बंध हो, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बंध 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात कर लेते हैं चक्रीय पर, ठीक, इस पर बात करेंगे, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अब ये भी वैसे 2 टाइप का होता है, लेकिन ये आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा केवल या तो एरोमेटिक पूछ लेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक अगर आपका आ गया तो लिख दीजिएगा, जिसमें कार्बन श्रृंखला बंद प्रकार की होती है, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, कार्बन श्रृंखला बंद प्रकार की दिखेगी, लेकिन एरोमेटिक होने का कंडीशन अलग होता है। अगर आप लोग को जानना है तो क्लास 11th का एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, इसमें लेक्चर फर्स्ट में हम एरोमेटिक कंपाउंड कैसे देखते हैं उसको बताएं, ठीक, वहां जाकर आप देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट है हाइड्रोकार्बन का। एलिसाइक्लिक में फिर 3 होता है, ठीक है, ये तो खैर बताए थे, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लो अल्काइन, और इसमें हमको पढ़ना है बेंजीन। ये एग्जांपल है किसका, बेंजीन का। थोड़ा सा बेंजीन के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए बेंजीन जो है वो 6 कार्बन वाला चेन है, इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है, हर एक कॉर्नर पर कार्बन है, बना लेते हैं। हर एक कॉर्नर पर क्या होता है, हर एक कॉर्नर पर कार्बन होता है, ठीक है। देखिए अब ध्यान से, हर एक कॉर्नर पर कार्बन लगा दिए, और जैसे बॉन्ड है वैसे लगा दे रहे हैं बॉन्डिंग भी, 1 2 3 बॉन्डिंग लग गया। अब देखिए इस कार्बन के पास कितना बंध है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन कम पड़ रहा है। इस कार्बन के पास 1 2 3, एक हाइड्रोजन कम। इस कार्बन के पास 1 2 3, एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 1 2 3, एक हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ भी, ऐसे यहाँ भी। तो C6H6 फॉर्मूला लिख सकते हैं, C6H6, C 1 2 3 4 5 6, H6 1 2 3 4 5 6, तो C6H6, ठीक। हम बात करते हैं कितना सिग्मा कितना पाई। सिंगल बंध हमेशा सिग्मा बंध होता है, ध्यान दीजिएगा, और डबल बंध में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, ठीक। गिनते हैं, ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, यहाँ पे 1 सिग्मा होगा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा, 12 सिग्मा, ठीक। तो 12 ठो सिग्मा बंध है और 3 ठो 1 2 3 ठो पाई बंध है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया एरोमेटिक। यहाँ पर हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, ठीक, जिस पर हम बात कर रहे होंगे IUPAC के विषय में। हालांकि IUPAC का नियम कुछ बताएंगे, उसके बाद हम IUPAC को अलग से 1 घंटा या 52-53 मिनट का वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, उसको हम प्लेलिस्ट में लगा देंगे, ठीक है बात। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन के रासायनिक गुणों को, जिसमें हम दहन, प्रतिस्थापन, योगात्मक, ये सब चीजों को स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इससे पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।